यस स्टूडेंट्स, आज हम अव्यय का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली क्लास में श्वः और हय तक जो उनका अर्थ था कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम अधुना अव्यय से पढ़ेंगे। अधुना यानी होता है अब या इस समय। अधुना त्वम पठ, अब तू पढ़। अधुना त्वम पठ, अब तू पढ़, या इस समय तू पढ़, कुछ भी इसका अर्थ हो सकता है। अधुना के दो अर्थ हैं, अब और इस समय। कदापि यानी कभी कभी या किसी समय, कभी कभी या किसी समय, कुछ भी हो सकता है। अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। असत्यम यानी झूठ नहीं बोलना। ओके, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, या मैं किसी समय झूठ नहीं बोलता हूँ। किम यानी कैसा। सह किम पठति, वह कैसा पढ़ता है। ओके, यत यानी क्योंकि या किसी भी प्रकार से। रामः सत्यम वदति यत सह सर्वम अपश्यत, राम सत्य बोलता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। राम सत्य बोलता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। अपश्यत देखा था। यावत जब तक या जितना, और इसका अर्थ होता है, इसका उदाहरण होगा यावत दत्तम तावत भुक्तम, जितना दोगे उतना पाओगे, जितना हम देंगे उतना हम पाएंगे। जिस उदाहरण इसका दे रखा है, जब तक या जितना, जब तक दोगे तब तक पाओगे, या जितना दोगे उतना पाओगे। यावत दत्तम तावत भुक्तम। तावत, अब यावत और तावत का दोनों का एक ही उदाहरण हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर यावत का अलग उदाहरण लिखा है, उसमें भी तावत आया है, और तावत का अलग उदाहरण लिखा है, उसमें भी यावत और तावत दोनों आए हैं। इसका उदाहरण देखना, तब तक या उतना, तावत का। यावत वृष्टि न भवति तावत शस्यम न भवति। यावत वृष्टि न भवति तावत शस्यम न भवति, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक फसल नहीं होगी। ये उदाहरण दे रखा है, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक फसल नहीं होगी। और जो हमारे कोर्स का अंतिम जो उदाहरण है वो है अव्यय है, वो है वृथा। वृथा यानी होता है बेकार। वयम वृथा समयम न यापयेम, हम व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करेंगे। वयम वृथा समयम न यापयेम, हम व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करेंगे। अब जो हमारे कोर्स के अलावा जो है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, संबंध बोधक अव्यय, इसमें दो अव्यय हैं। पहले तो इसकी परिभाषा देखिए। जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम आदि संबंध के सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण है इसके, एक तो है इसका मध्य और समीपे। मध्य और समीपे, ये इसके दो अव्यय हैं। तो नगरस्य मध्ये एव चिकित्सालय अस्ति, नगर के बीच में या मध्य में चिकित्सालय है। नगर के बीच में ही चिकित्सालय है, या नगर के मध्य ही चिकित्सालय है। दूसरा उदाहरण है इसका, ग्रामस्य समीपे एव नदी प्रवहति। ग्रामस्य समीपे एव नदी प्रवहति, गांव के समीप ही या गांव के पास में, समीप यानी पास में होता है, तो गांव के समीप ही नदी बहती है। समुच्चय बोधक अव्यय, अब थर्ड वाला है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जो अव्यय शब्द दो पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें दो उदाहरण हैं हमारे, अव्यय दो हैं इसमें, च और वा। च और वा, च यानी और होता है, वा यानी अथवा या और, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देखिए पहले, च वाला। सुरभितः शीतलः च पवनः वहति, सुगंधित और शीतल हवा चल रही है। सुगंधित और शीतल हवा चल रही है।
दूसरा उदाहरण है इसका, महेशः दिनेशः वा गायति। महेश अथवा दिनेश गा रहे हैं, महेश अथवा दिनेश गा रहे हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, फोर्थ वाला है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें 3 दे रखे हैं हमें। जो अव्यय शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय, लज्जा आदि भावों या इन भावों या विकारों को, जब मनोविकारों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक जो साइन होता है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं, इसके बाद में विस्मयादि बोधक, ये इसमें उदाहरण 3 दे रखे हैं हमें, आह, अहो और ढिक। ठीक है, उदाहरण देखिए। आह का होगा, आह यानी अरे होता है। स्वयं मृतोऽसि, अरे स्वयं मर गए हैं, खुद ही मर गए हैं, स्वयं मर गए हैं, ये उदाहरण है इसका। अहो देशस्य दुर्भाग्यम, अरे देश का दुर्भाग्य। और तीसरा है धिक यानी धिक्कार, त्वम धिक, तुम्हें धिक्कार है, मम धिक, मुझे धिक्कार है ना। कोई भी गलत कार्य करता है तो इस तरह से अपन बोलते हैं, तो इसमें यदि बोधक चिन्ह लगा के इसका उदाहरण हम लिखेंगे। और लास्ट में अंतिम वाला है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम आता है, जो सबसे पहले जो हमने क्रिया विशेषण अव्यय फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था हमारा, जिसके अंदर क्रिया विशेषण अव्यय हैं, वो सारे उदाहरण जो अव्यय हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में यही है, लेकिन जो पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है अव्यय वाला, वो इसलिए इसके 4 प्रकार और मैंने समझा दिए आपको यहाँ पर। तो अंतिम वाला जो है हमारा उपसर्ग अव्यय, ये हम देख लेते हैं लास्ट। उपसर्ग वे अव्यय शब्दांश होते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगते हैं, जो क्रिया आदि पदों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनमें कुछ विशेषता ला देते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल बोर्ड में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में वही क्रिया विशेषण अव्यय दे रखे हैं। ठीक है, तो ये उपसर्ग अव्यय हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझने के लिए मैंने आपको कराया है। फिर उपसर्ग वे अव्यय शब्दांश हैं जो क्रिया आदि पदों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनमें कुछ विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग प्र यानी होता अधिक, उदाहरण प्रणाम। मैं इसके उपसर्ग पढ़ूंगा, अर्थ पढ़ूंगा और इसके उदाहरण क्या बनेगा वो बताऊंगा। प्र यानी अधिक होता है और इसका प्रणाम बनता है ना। परा यानी पीछे, पराजयः। अप यानी दूर, अपमानः। सम अच्छी तरह, संयोगः। अनु यानी पीछे, अनुरागः। अब यानी दूर, नीचे, अवमानना, अवमानना। निस यानी बिना, निसंदेह। निर यानी अच्छा, निराकार। दुस् यानी कठिन, दुस्साहसः। ठीक है, अब है दूर यानी बुरा, दुर्जयः। वि यानी बिना, वियोगः। अधि यानी ऊपर, अधिकारः। अपि यानी भी, अपिधानम। अति यानी बहुत, अतिक्रमणम। सु यानी अच्छा होता है और इसका उदाहरण होगा सुभगः। अभि यानी और, अभिमानम। प्रति यानी और या उल्टा, प्रत्युत्तरम, उल्टा उत्तर देना। परि यानी चारों ओर, परितः। परितः यानी होता है चारों। उप यानी निकट, उपयोगः। ठीक है, उप यानी निकट होता है, पास में, निकट यानी होता है पास में, और इसका उदाहरण होगा उपयोग। तो हमारे ग्रामर का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, अव्यय वाला। संधि और समास आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अव्यय के मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको, ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद में वो होगा आपका समय लेखनम। फिर समय लेखनम के बाद में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कारक और प्रत्यय। हमारे 3 टॉपिक ग्रामर के हो चुके हैं, तो आपको ये ग्रामर के टॉपिक अच्छे से करने हैं और 6 चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिए हैं उन 6 चैप्टर को देखना। कोर्स जो भी बोर्ड का सिलेबस है, जो कोर्स है, कितने चैप्टर अपना कोर्स में रहेंगे, कितना % कोर्स रहेगा, ये आप लोगों को जब भी बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा
आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो 6 चैप्टर अभी इसीलिए करवा रहे हैं कि कितने चैप्टर अभी करते हैं, इसलिए 6 चैप्टर करा दिए हैं और अब ग्रामर पढ़ेंगे भी। तो संधि और समास के एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर भेजूँगा और उसको सोल्व करके आपको मुझे वापस भेजना है, ठीक है।